अच्छा, अब हमारा न्यूमेरिकल नंबर है 7, क्रेन की बुक और चैप्टर नंबर 3। इसकी स्टेटमेंट ये है कि मतलब इसके दो पोर्शन है, ए और बी। मैं ए पोर्शन पढ़ रहा हूँ, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि फ्रॉम द नाउन मैसेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नाउन मैस है 15। तो आपको पता है कोई भी एटम है, यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे जेड होता है, यहाँ पे न्यूट्रॉन होता है। तो जैसे इसका 15 है और इसी तरह न्यूट्रोजन का मैस नंबर आपको दिया हुआ है 15। वो कहते हैं नाउन मैस आपको इन दोनों का दिया हुआ है, कंप्यूट द डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी के दरमियान आपने ना डिफरेंस बताना है इन दोनों की। तो बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला, बाइंडिंग एनर्जी होती है कि दो चीज़ों के दरमियान जब आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करते हैं, तो वो बाइंड के दौरान ना कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है जो कि मैस डिफेक्ट क्रिएट करती है। इसकी थ्योरी आप पढ़ लेना। तो सिंपली मैं इसका फार्मूला राइट करता हूँ। फार्मूला जब हम राइट करते हैं तो जी इसका फार्मूला यही है कि ना बाइंडिंग एनर्जी जो है ई बी, जो कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैं राइट कर रहा हूँ, वो है, लेट्स सपोज आप मास ऑफ हाइड्रोजन ले लो, मास ऑफ हाइड्रोजन जेड, और उसके बाद प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ वो एटम जो आप लिख रहे हो, कोई भी हो, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 931.49। इसकी अगर थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब ये है कि ना आपके पास एक मास ऑफ हाइड्रोजन है। मास ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ये है कि हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम मतलब इसमें एक प्रोटॉन भी होगा जाहिर है, और एक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, अगर इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर आप एक न्यूट्रॉन भी ऐड कर दो, मतलब यहाँ पे एक न्यूट्रॉन भी आ जाए, न्यूट्रॉन, तो आपके पास एक एटम बन जाता है। ठीक है, मतलब ये है कि पहले एक एटम होता है, प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम, जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता, लेकिन हमें पता है बाकी एटम्स के पास प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, तो इसलिए हम ऐड कर रहे हैं न्यूट्रॉन्स को। हाइड्रोजन एटम, हर कोई भी पीरियोडिक टेबल में कोई एटम उठाओ, उसमें हाइड्रोजन एटम होता है पड़ा। ठीक है, लेट्स सपोज आप कार्बन उठा लो, कार्बन की क्या होता है 6, तो आप कह सकते हो उसमें कितने हाइड्रोजन एटम है, इसमें आपके पास 6 हाइड्रोजन एटम है। क्यों? इसके पास 6 प्रोटॉन है। ठीक है, इसके बाद क्या है, 6 प्रोटॉन है, ओके, और 6 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, तो आप कह दो इसमें प्लस 6 न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन आपने ऐड करना होता है। तो इसी तरह आपने मास ऑफ हाइड्रोजन के अंदर मास ऑफ न्यूट्रॉन ऐड किया है। अब जब अब मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, और इन दोनों को कंबाइन करने के लिए जो एनर्जी रिलीज हुई, जो इसके मास डिफेक्ट क्रिएट कर रही है, वो हमने इसको माइनस कर दिया, ये एटम को डिफाइन कर रहा है जो इन दोनों की वजह से बना होगा। और मल्टीप्लाई कर दो आप, क्योंकि ये हमें पता है 1 AM जो की एनर्जी होती है 931.49, इतने मास की एनर्जी को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो ये हमारे पास फार्मूला है। अब ना हम जो गिवन हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन, इसका आपने उसके ने एटॉमिक नंबर हमें दिया हुआ है जी, एटॉमिक नंबर तो हमें पता होता है ये 80 होता है, और इसका एटॉमिक मास है 15। अच्छा, अब ये ऑक्सीजन है, ये 15 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, अब ना इस फार्मूले में पुट करो। Z जो है इसमें प्रोटॉन नंबर को बता रहा होता है जो कि एटॉमिक नंबर है Z। मास ऑफ हाइड्रोजन हमें पता है 1.00, और क्या होता है 7825, और यहाँ पे प्लस कर दो। अच्छा, Z मास ऑफ, अच्छा, अब ना Z जो है ये आपको ये बता रहा है, सॉरी यहाँ पे N आना है क्योंकि मास ऑफ न्यूट्रॉन है, यहाँ पे N आना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन शो कर रहा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये हो गया नंबर N से जाहिर करना है आपने। अच्छा, हमें ना अब इसके नंबर कैसे फाइंड करने पड़ेंगे, आपको पता होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके मास नंबर बताते हैं। ठीक है, अब प्रोटॉन लेट्स सपोज 8 है, हमने टोटल बनाना है 15, तो 8 में कितने ऐड करूँ, 8 में आपको ऐड करने पड़ेंगे जी ऑलमोस्ट 7 ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके 15 बनेगा। तो इसके न्यूट्रॉन नंबर कितना हो गया आपके पास 7, तो इन दोनों का सम ये बनता है। तो अभी ना आप ना इसको ऐसे लिख सकते हो 7 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है 1.008665। ठीक, ये हो गया, मतलब ये वाली पुट कर दी मैंने, ये भी पुट कर दी, मास N7 है मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब मास ऑफ कलेक्टिव एटम, उसने आई थिंक मतलब फार्मूले में दिया हुआ है, हमारे पास गिवन है, जब वो पुट करोगे वो कितने हैं 15 पॉइंट, मतलब यहाँ पे आप 15.00306 करोगे, और इसको आप ना मल्टीप्लाई कर दो 931.49। ये इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि ये 1 AM UK है,
ये जितना मास होगा उससे 1 एएमयू से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल मास का एनर्जी आ जाएगी। तो हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास 11 111.96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसकी निकाली है मैंने? ऑक्सीजन की, या आप इसको यूँ ज़ाहिर कर सकते हो। चलो मैंने ऑक्सीजन लिख दिया। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं जी किसका? सेकंड जो है नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास उसने दिया हुआ है अगेन 15। एटॉमिक नंबर हमें हमेशा याद होना चाहिए किसी भी एटम का। अब इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 7। अच्छा, अब एटॉमिक नंबर 7 का मतलब ये है कि इसका जेड क्या है? 7 है। मास हमें गिवन है, जो भी है इसका मास वैसे गिवन है 15.0001। ये इसका एटॉमिक मास, मतलब ये न्यूक्लियर मास अलग होता है, ये इसका एटॉमिक मास है जो हमने ना यहाँ पे पुट करना है, जैसे ऑक्सीजन के केस में किया। अच्छा, और क्या है यहाँ पे? हम न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? हमें पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर ये बनाते हैं। तो अगर प्रोटॉन 7 है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 8 ही होंगे, जाहिर है। तो 7 + 8 मिलकर ये बनेंगे। तो इसी तरह फार्मूले में पुट करो ये वाला। जेड कितना आ जाएगा हमारे पास? जेड है 7। ठीक है, जेड इस केस में 7 है। और इसका मास ऑफ हाइड्रोजन एटम वही फार्मूले में 1.007 हो गया। और आगे ना 8 भी लिख दो बेशक। उसके बाद प्लस और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि ये हाइड्रोजन का मतलब इसमें प्रोटॉन भी हैं, इलेक्ट्रॉन भी हैं, और वो हैं कितने? 7। 7 के इक्वल हो गया। तो ये एक्चुअली ना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिलके ये बन रहा है। उसके बाद इसमें न्यूट्रॉन ऐड करो। तो न्यूट्रॉन जब ऐड करते हैं तो वो कितना हो जाएगा? न्यूट्रॉन का नंबर 8, 1.008, मतलब ये हो गया। प्लस कर दो इसमें आप उसका एटॉमिक मास जो कि इसके अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स की वजह से भी होता है, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये फार्मूला इसके हैं। तो इसमें आप इसमें जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 15.000109, ये गिवन है। मल्टीप्लाई कर दो इसको 931 पॉइंट कुछ के साथ। तो ये आपके पास एनर्जी ऑफ किसकी आ जाएगी? एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगी कितनी? ऑलमोस्ट 115.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन है, एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन है। अगर आप स्टेटमेंट रीड करो, वो हमें कहना चाह रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी में डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस हमेशा होता है ज़्यादा से कम को माइनस कर देना। तो ये 1115 है, 11.5 है, ये 11.1 है। तो 11.5 में से 11.1 जब माइनस करोगे तो हमारे पास डेल ई जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कितना आ जाएगा? मतलब 11.5 -49 माइनस आगे है जी हमारे पास ना 11.1.96। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, करके देख लेना आप, 3.573 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसलिए है क्योंकि ना हमने फार्मूले में ही मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया था, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाने के लिए ही हमने इसको मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि एएमयू से हम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से शिफ्ट कर रहे हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या यूँ कह सकते हैं जूल से शिफ्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसकी ना एक अलग रीज़न है, वी कैन मेक दिस अनदर वीडियो फॉर दिस पर्पस। और उसके बाद ना ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका आंसर ये है हमारे पास E = 3.57। ओके, अब सेकंड पार्ट ये है कि अगर हम इसको रीड करें सेकंड पार्ट को, कि ना assume this difference to arise from the difference in the Coulomb energy। वो कहता है ये जो भी आपने एनर्जी में डिफरेंस फाइंड किया ना, ये कोलम्ब एनर्जी के डिफरेंस की वजह से है। अब ना आप इस डिफरेंस को यूज़ करके ना कंप्यूट द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ O15 एंड O9 N15। इन दोनों के जो रेडियस है ना वो हमें पता हो कितना होता है इन डिफरेंस की वजह से। ओके, अब ना इसको हम सिंपली बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कोलम्ब एनर्जी होती क्या है, या इसका फार्मूला क्या है सिंपली। तो कोलम्ब एनर्जी का अगर मैं फार्मूला लिखूं तो हमें पता है E = Q² ही होता है। एनर्जी का फार्मूला यहाँ पे K होता है। ठीक है। अच्छा, अब लेट्स सपोज जब अब न्यूक्लियर में आते हैं, इसकी ड्राइव करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो न्यूक्लियस की जो एनर्जी होती है कोलम एनर्जी, वहाँ पे एक फैक्टर आ जाता है 3/5 का, इज इक्वल टू वही के होता है, और यहाँ पे क्यू होता है ओवर आर हो जाता है। तो यहाँ पे 3 और 5 एक्स्ट्रा है। ये है इसकी कोलम एनर्जी। ठीक है, ये आपने याद रखनी नहीं है। ओके, अब जो कोलम एनर्जी हमें गिवन है, उसके बाद वो कहता है ये डिफरेंस की वजह से ना ये फ़र्क आया है, तो आपने रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस इधर खड़ा हुआ है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ना एक बार ऑक्सीजन की एनर्जी लिखो, फिर नाइट्रोजन की लिखो, उसके बाद इसका डिफरेंस लो। जब डिफरेंस लोगे तो और वहाँ से हम ड्राइव कर लेंगे। ओके, और ये आर हमें ड्राइव होगा कौन सा, मतलब इसका जो मेन रेडियस होता है। लेकिन हमने ना एक्चुअली और नॉट फाइंड करना है, जो कि किसके बराबर होता है, उसके एटॉमिक नंबर और 1/3, ये वाला फार्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है। और हमें ये वाला मिल जाएगा, और नॉट हम फाइंड कर लेंगे इसकी हेल्प से कि R/A/1/3। तो एटॉमिक नंबर जो पुट करोगे उसका रेडियस निकल आएगा। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का पुट करोगे तो उसका, नाइट्रोजन का पुट करोगे तो उसका। लेकिन ये आर जो है, रेडियस जो है, हम इस फार्मूले से जो कि एनर्जी के डिफरेंस की वजह से बन रहा है, तो पहले हम यहाँ से निकालेंगे, इसको इसमें पुट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सोल्यूशन लें तो हमें पता है इस फार्मूले की, मैं यूज़ करता हूँ इस फार्मूले का, 3/5 के इंटू क्यू ओवर आर इज इक्वल टू ई, है ना। अच्छा, यहाँ पे क्यू स्क्वायर होता है सच्ची, यहाँ पे ना क्यू स्क्वायर ही है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, अब ना इसकी जगह आप लिख दो जेड का स्क्वायर और ई का स्क्वायर इंटू आर। यहाँ पे है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3/5। वो जो मित्तल वर्मा की बुक है ना न्यूक्लियर फिजिक्स की, वहाँ पे ना इसके एक कांस्टेंट फर्स्ट चैप्टर में है, वहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है। जो हम ना इसको एच कट सी के साथ मल्टीप्लाई करें, एच कट सी के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ऊपर वाला एच कट सी इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच कट सी, तो इंटू जेड स्केयर ई स्केयर ओवर आर, ठीक है, 3/5। तो इनको मिल मिला के जब आप वो करोगे तो आपके पास एक फैक्टर उसने मल्टीप्लाई किया हुआ था, वो यू कैन सी इन द बुक। तो इस तरह से ना जो ये कांस्टेंट है, आई थिंक ये भी कांस्टेंट है, इसको मिला के ना जब आप करोगे तो 3/5 हो जाएगा, 3/5। और ना यहाँ पे है एच कट सी इंटू इस सारे की जगह इनको मिला के आप कर दो अल्फ़ा, ठीक है। उसके बाद अल्फ़ा एच कट सी हो गया, और ये हो गया जेड स्क्वायर ओवर आर। तो ये है आपके पास एनर्जी का फार्मूला। ओके, ये सिंपल एक अजम्पशन है, ठीक है। तो ये एच कट सी इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि वो बुक जो है मित्तल वर्मा की, उसमें फर्स्ट चैप्टर में इस तरह से उसने किया हुआ है। तो ये हमने लिख लिया है। अब ना डिफरेंस लेना है। डिफरेंस इस तरह से लेना है कि आपने पहले यू फॉर ऑक्सीजन लिया, यू फॉर नाइट्रोजन लिया, दोनों की वैल्यू लिखी। दोनों में आपको पता है कि 3/5 एच कट सी अल्फ़ा। जेड एक का है हमारे पास एटॉमिक नंबर 7 है, दूसरे का एटॉमिक नंबर है हमारे पास, मतलब इसका एटॉमिक नंबर है कितना है, इसका 8 है। ओके, इसका स्क्वायर लो ओवर आर कर दो। इसी तरह 3/5 एच कट सी अल्फ़ा, इसका है 7 का स्क्वायर ओवर आर। अच्छा, अब ये है, इनको डिफरेंस ही लेना है, तो बड़ी में से छोटी माइनस करते हैं, तो ये बड़ी है ये छोटी है। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ना मतलब इसमें से इसको माइनस करोगे, तो जब माइनस करोगे तो ये माइनस इधर ये वाली टर्म आ जाएगी, कॉमन लोगे तो तकरीबन ना इस तरह से बन जाएगा 3/5 एच कट सी अल्फ़ा। तो ये ना 8 स्क्वायर, आर भी आई थिंक बाहर ही आ जाना चाहिए क्योंकि आर इसमें भी है इसमें भी है, तो ये बाहर आ गया। उसके बाद ना 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ये इस तरह से एक टर्म बन गई, जो कि क्या शो कर रही है, आपने ना मैक्सिमम में से माइनस कर दिया 7, मतलब नाइट्रोजन की एनर्जी ये है, ऑक्सीजन की ये है, माइनस किया, ये आपके पास टर्म बन गई। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास इसका स्क्वायर लो, इसका भी स्क्वायर लो, इसको माइनस करो, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई जो भी करना है कर लो। एट द एंड आपके पास 9 अल्फ़ा एच कट सी ओवर आर बन जाएगा, आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। इसमें आर जो है आप कैसे निकालोगे, अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, अल्फ़ा की वैल्यू गिवन ही है, मतलब ये आपको याद रखनी चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ। अल्फ़ा एक कांस्टेंट है, कैसे बना था, अल्फ़ा यहाँ से बना था जिसमें 4 पाई की वैल्यू को पता है आपको, और किसकी वैल्यू का पता है, जेड स्क्वायर की वैल्यू का पता है, आर की वैल्यू का पता है। ये आप पुट करोगे, आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जब आर की वैल्यू आ जाएगी तो आप ना आर इज इक्वल टू आर नॉट A⁴ ठीक है। तो जब आप ये करोगे ना, तो उसके बाद ना अब आप ना नेक्स्ट आपने ये करना है, ये जब आप पुट कर लोगे ना, तो अब आपके पास ये 9 अल्फ़ा एच कट सी ओवर यू ऑफ 8 माइनस यू ऑफ 7,
इस तरह से ना एक इक्वेशन बनेगी। पीछे ना थोड़ा आप इसको सोल्व करिए ना, थोड़ी से देखो ना, ये ये ना एक्चुअली इसको मैं नीचे लेके आऊँ, इसको मैं नीचे लेके आऊँ, आर को ऊपर लेके आऊँ, ये इक्वेशन को मैंने रीअरेंज किया है, ये वाली इक्वेशन को, ये दो इक्वेशंस को मैंने रीअरेंज, आर इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, तो हाँ जब आप इधर ले आओगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इसमें आप एनर्जी का डिफरेंस अभी आपने जो पीछे निकाला हुआ है तो वो निकालो, तो आपके पास ये आ जाएगा 3.62 फेम्टोमीटर। आर की वैल्यू यहाँ पे आप पीछे वाली इक्वेशन पुट करोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इस वैल्यू को अब आपने ना आर इज इक्वल टू आर नॉट E1/3 में पुट करोगे, ये आप आर की वैल्यू इधर पुट करो, और नॉट की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब ए लेट्स सपोज आप 15 पुट करोगे इन केस ऑफ नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। जब आप ये पुट करोगे सारे के सारे तो आर नॉट आपके पास बराबर आ जाएगा 1.46 फेम्टोमीटर, और दूसरे केस में जो है आर आपके पास आ जाएगा 3.62 फेम्टोमीटर। ओके, तो मतलब ये है कि ना दूसरा जो है ना, दूसरा कैसे निकला है, दूसरे में आपने, हाँ सही है,